जय हिंद दोस्तों, मैं शुजन आपका स्वागत करता हूं। आज है 2 जनवरी 2021। आज हम 2 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को 2 वर्षों के लिए सदस्यता मिली है, अस्थायी सदस्यता इसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार होता है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता कब मिली? तो 2021 1 जनवरी को मिली और ये सदस्यता 2 वर्षों के लिए होती है। तो सबसे पहली बात यहां पर आ जाती है। उसके बाद इस सदस्यता के बाद ये आप देख सकते हैं, ये सारे कंट्रीज का फ्लैग है। यूनाइटेड नेशन आप देख सकते हैं, उसकी बिल्डिंग है। भारत को ये सदस्यता इससे पहले 7 बार और मिल चुकी है। अभी 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। 2 वर्ष का मतलब 2021 और 2022 से है। इसके बाद भारत के अलावा मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे, इन 3 कंट्री को भी सदस्यता मिली है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है आपसे कि भारत और उसके अलावा किन किन देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिली। तो आप उसमें इन तीनों देशों के नाम लिख सकते हो, देख सकते हो या टिक कर सकते हो। मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे, तीनों देशों के नाम एक ऑप्शन में दे देगा, फिर कोई अलग 3 देशों के नाम दे देगा, मिक्स करके देगा। तो आपको सही ऑप्शन लगाना है मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। भारत भी इस बार 2021 में इसका अस्थायी सदस्य बना 2 वर्षों के लिए। और इसके अलावा 7 बार पहले भी हो चुका है, वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, इंडिया का फ्लैग है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कोरोना काल की, तो उसमें बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये पुरस्कार दिया। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार कौन से राज्य को मिला भारत में? बिहार राज्य को मिला। इसमें जो ये पुरस्कार दिया गया, ये प्रवासी कामगार जो थे उनको उनकी मदद के लिए दिया गया, गरीब लोगों को उनको नकदी देने के लिए दिया गया, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे प्रवासी लोग जो बिहार गए थे उन लोगों की मदद की गई थी और वो एक एप्लीकेशन के माध्यम से मदद की गई थी, जिसके लिए ये डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी और डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ये मिला है। मोबाइल ऐप के जरिए जो है इन लोगों को मदद पहुंचाई थी। टोटल 21 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता दी गई और 1.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों के परिवारों को 3 महीने का राशन और 1000 रुपए दिए गए। 15 लाख से भी अधिक श्रमिक थे जिनको 10,000 से अधिक जगहों पर क्वारंटाइन किया गया। तो ये सारे काम किए थे, इसलिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार बिहार को दिया गया है। इसके बाद ये सिंबल है, बिहार सरकार ने जो सिंबल बनाया था उस एप्लीकेशन पर। इसके बाद जब हम बात करते हैं कोलकाता में एक ब्लड बैंक खुला है, वो जानवरों के लिए खुला है ब्लड बैंक। इससे पहले तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी और एनिमल साइंस जो थी तमिलनाडु में, वहां पर ये एक ब्लड बैंक था। अब जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक खोला गया है। तो जानवरों के लिए ब्लड बैंक किस राज्य में खोला गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में खोला गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जानवरों में कुल कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो 13 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहां पर पाए जाते हैं। बिल्लियों में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि कुत्तों का जो ब्लड ग्रुप होता है, डॉग्स का जो ब्लड ग्रुप होता है, वो एरिथ्रोसाइड एंटीजन पर निर्भर करता है। इसी से पता लगाया जाता है कि वो जो डॉग्स हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसे निकलेगा, कैसे मिलेगा, वो इससे पता लगाया जाता है। तो ये जो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में यहां पर मैंने आपको पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। नोएडा यूपी में एक आधुनिक हब बना है, आधुनिकतम मल्टी लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्ट हब बनाया गया है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस सेवाएं, लोकल बस सेवाएं, ये सब वहां पर रोकी जाएंगी, मतलब वहां पर उनको स्टेबल किया जाएगा। इसकी कुल टोटल लागत है 3883 करोड़ रुपए। बोटागी स्टेशन के पास ही बनाया गया, कुछ इस तरह का होगा ये। अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल ये बनाया गया, लोकल बस टर्मिनल ये बनाया गया, मेट्रो ट्रेन स्टेशन यहां पर बनाया गया। एक बहुत बड़ा हब तैयार किया जा रहा है। माल ढुलाई की समस्या को दूर करने के लिए, घरेलू अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, कारोबार होता है, उसकी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो ये जो हब बनाया गया किस योजना के तहत बनाया गया? क्वेश्चन यहां से आता है। तो ये है प्लग एंड प्ले योजना। प्लग और प्ले योजना के तहत इसको बनाया गया है।
प्लग एंड प्ले योजना। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो पूछेगा वो प्लग एंड प्ले योजना के अंतर्गत है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन दो की मैं बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है क्या होता है वो देखने की बात है। इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा होता है कि जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई जाती है जिससे आधुनिकतम विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये इंडस्ट्रियल एरिया लगाया गया है। फिर अब भारत ने आकाश मिसाइल जो भारत की थी 2014 में भारतीय वायुसेना में, 2015 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी ये मिसाइल, अब ये निर्यात होगी। भारत ने निर्यात की तरफ एक कदम बढ़ाया है। भारत अब इन मिसाइलों का निर्यात करेगा। अब जो निर्यात होगी वो जो मिसाइल है ये आकाश, वो 96% तक भारत में बनी है, यानी ये स्वदेशी मिसाइल है हमारी, और भारत अब इसका निर्यात करेगा। और किसको निर्यात करेगा? सार्क देशों को निर्यात करेगा और अफ्रीका के देशों को निर्यात करेगा। कुल मिलाकर 9 कंट्री ऐसे हैं जिनको भारत इन मिसाइलों को निर्यात करेगा। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल जो है, इसके अलावा तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरण, इन सबको भी भारत इन देशों को देगा। यानी जो समझौता हुआ है वो मिसाइल के साथ साथ इन चीजों के लिए भी हुआ है। तटीय निगरानी प्रणाली और रडार, वायु उपकरण, इन सब चीजों को वो भारत उन देशों को भी देगा। यानी निर्यात प्रणाली में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि ये सतह से हवा में मार करती है। सतह से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है। 25 किलोमीटर दूर तक ये हवा में चीजों को खत्म कर सकती है। तो हमारी स्वदेशी मिसाइल काफी बेहतरीन है, जो हम इसको अब दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। अभी तक कुल 42 ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी हम अपने रक्षा उत्पाद बेचते हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। साथ में कतर, लेबनान जैसे ऐसे देश भी हैं जहां पर हम बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण भी देते हैं। हमारी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जो 2025 तक इनको पूरा करना है। तो जो भारत निर्यात कर रहा है अब, वो रक्षा उत्पादों को निर्यात कर रहा है। तो जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो ये कि जो आकाश मिसाइल है और जो रक्षा उत्पाद हैं वो किन किन देशों को बेचे जा रहे हैं। तो खासकर इसमें आपके लिए ऑप्शन आएगा सार्क और अफ्रीका के देशों को बेचे जा रहे हैं। कुल मिलाकर 9 देश ऐसे हैं जिनको ये आकाश मिसाइल और रक्षा उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे भारतीय सेना में मानवाधिकार से संबंधित मामलों के लिए एक मेजर जनरल की नियुक्ति हुई है। तो उस मेजर जनरल का नाम क्या है? मानवाधिकारों को देखरेख करने के लिए भारतीय सेना में किस मेजर जनरल की नियुक्ति हुई है? तो मेजर जनरल गौतम चौहान की इसमें नियुक्ति हुई है। तो मेजर जनरल गौतम चौहान जो है भारतीय सेना में मानवाधिकारों की चीजों को देखेंगे। खास बात क्या है? ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है अब आधिकारिक तौर पर। 11 महीने पहले अनौपचारिक तौर पर घोषणा की गई थी, लेकिन अब फाइनली 31 दिसंबर 2020 को रात को 11 बजे ये आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। यानी इस प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग हटना, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ? 31 दिसंबर 2020 को अलग हुआ। तो अब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। यूरोपीय संघ जो था ब्रिटेन से, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 48 साल से जुड़ा हुआ था। तो 52% लोग ब्रिटेन के चाहते थे कि वो यूरोपीय संघ में ना हो, ब्रिटेन यूरोपीय संघ में ना हो। तो उसके बाद उन 52% लोगों की बात, जब आधे से अधिक लोग इस बात को मानते हैं, तो ब्रिटेन ने सोचा कि ठीक है हम अब इससे अलग हो जाते हैं। तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और ब्रिटेन को के जो शाही मंजूरी है ब्रिटेन से, वो भी इसको मिल गई है यूरोपीय संघ से अलग हटने की प्रक्रिया। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, 1 जनवरी 1995 को बना था, क्योंकि कल 1 जनवरी थी पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। तो इसमें 123 देश थे जब ये बना था, 123 देश थे और 1994 में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आज की डेट में 164 कंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? 164। विश्व व्यापार संगठन जब बनाया गया था जब कितने देश थे? 123। तो कुल मिलाकर ये जो बात चल रही है वो विश्व व्यापार संगठन की चल रही है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जिसकी पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूं। पूरे विश्व में व्यापार करने में 98% की भागीदारी देता है। यानी व्यापार विश्व में जो होता है वो 98% तक विश्व व्यापार संगठन देखता है उसको। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत में 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट
की शुरुआत की है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है। 6 राज्य जो आपके सामने हैं, जिसमें झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है। इन 6 राज्यों में ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें गरीब लोगों के लिए घर बनाया गया है, उनके लिए सस्टेन और कंफर्टेबल जोन के घर बनाए गए हैं, जिससे कि वो लोग उसको अफोर्ड भी कर सके और उसको कंफर्ट होकर खरीद भी सके। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जो सब कोई इसको खरीद सके और मतलब कमजोर तबके का व्यक्ति भी इन घरों का पूरा लाभ उठा सके। तो एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स भी जारी है। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उसका नाम है नवृत्ति। नवृत्ति की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यू अफोर्डेबल वैलिडेट रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया यहां से बन सकता है कि भारत के 6 राज्यों में से, उन 6 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, और क्या लॉन्च हुआ है? लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो फुल फॉर्म है, LHP की जो फुल फॉर्म ये है, वो आपको याद होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो रही है वर्ष 2026 की। वहां पर चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित होगा। चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर 2026 तक लागू मतलब वहां पर लगेगा। ये अमेरिका की सरकार ने बताया है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है एयरोनॉटिक्स, उसने और ऊर्जा विभाग ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। 2026 का लक्ष्य रखा है। 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है। कुछ इस टाइप का होगा परमाणु रिएक्टर, तो ये लगाया जा रहा है। तो 2026 में परमाणु रिएक्टर पहली बार अंतरिक्ष में कौन लगा रहा है? अमेरिका लगा रहा है। ये यहां से क्वेश्चन बनता है। एंड फाइनली आप देखोगे फिशन पावर क्या है? फिशन पावर कौन चला रहा है? तो फिशन पावर नासा चला रहा है और फिशन पावर को पूरा करने का लक्ष्य कब का रखा गया है? 2027 तक रखा गया है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपका बनता है कि 2027 तक नासा चंद्रमा पर फिशन पावर परियोजना शुरू करने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वहां पर खोजबीन होगी, एक नई दुनिया की जो खोज होगी, वो नासा करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।